आदाब दोस्तों। बिहार की अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार बिहार में 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। बिहार में भाजपा अकेली विपक्ष में पार्टी है, जबकि 7 पार्टियों के साथ महागठबंधन सरकार में है। नीतीश कुमार देश की सारी विपक्ष की पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश में हैं। दिल्ली गए, सबसे पहले राहुल गांधी से मिले, केजरीवाल से मिले और वामपंथी पार्टियों से भी मिले। साथ ही उन्होंने साउथ की भी पार्टियों से मुलाकात की, दक्षिण की पार्टियों से भी मुलाकात की और उनकी जो विपक्ष को एकजुट करने का जो उनका मुहिम है, और ममता बनर्जी ने जैसा कि पहले कोशिश किया था और उसके बाद केसीआर यानी के चंद्रशेखर राव जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा जो कदम उठाया गया, उससे और नीतीश कुमार में क्या फ़र्क है वो हम आपको दिखाते हैं कि नीतीश कुमार ने कांग्रेस को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी। जब वो दिल्ली गए तो सबसे पहले राहुल गांधी से मिले। इसकी क्या वजह है हम बाद में बताएंगे। पहले आप ये जानिए कि जब ममता बनर्जी दिल्ली गई थी तो उन्होंने राहुल गांधी या सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं की थी। वहीं अगर हम बात करें के चंद्रशेखर राव की, तो वो बिहार जरूर आए, नीतीश कुमार से मिले, मगर वो दिल्ली जाकर उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात नहीं की। तीसरी बात जो खास है वो ये है कि तीसरा मोर्चा बनाने की जो बात विपक्ष की पार्टियों ने की, उसमें नीतीश कुमार ने भी यही कहा कि एकजुट होना होगा सारी पार्टियों को। ममता बनर्जी ने भी तीसरे मोर्चे की बात नहीं की थी, बल्कि कहा था कि एक ऐसा मोर्चा जो भाजपा से सीधा टक्कर लेगा, और केसीआर भी लगभग यही बात उनकी भी नजर आती है। मगर अब हम बात करते हैं कि नीतीश कुमार ने राहुल गांधी से क्यों मुलाकात की। तो गौर करने की बात है कि भले ही कांग्रेस को ऐसा देखा जा रहा है कि कांग्रेस को अब अगर नेशनल लेवल पर देखा जाए, राष्ट्रीय स्तर पर, तो हल्के में लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को उस पुरानी छवि को कांग्रेस की काफ़ी हल्के में देखा जा रहा है। मगर गौर करने की एक बात ज़रूर है कि साल अगर 1994 को याद किया जाए तो लगभग कांग्रेस ने 176 के आसपास सीटों पर भाजपा को सीधे तौर से टक्कर दिया था, जिसमें कि 160 से अधिक सीटें भले ही भाजपा ने जीती, मगर 176 के आसपास सीटों पर भाजपा को टक्कर देती नजर आई थी कांग्रेस। साल 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में कांग्रेस को मिला वोट लगभग 20% है। ये अपने आप में मायने रखता है कि 20% वोट अभी भी कांग्रेस के ही पाले में है, और कांग्रेस 192-93 की सीट पर भाजपा को सीधे तौर से टक्कर दिया, जिसमें 176 से कुछ अधिक ही सीटों पर भले ही भाजपा ने जीत दर्ज की, मगर इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस एक ऐसी अकेली पार्टी है जो 200 सीटों पर अभी भी देश में भाजपा को टक्कर देती हुई नजर आ रही है। और इसी को साधा है नीतीश कुमार ने, क्योंकि नीतीश कुमार कोई नए नेता नहीं है, बल्कि 1974 में बिहार में जेपी आंदोलन, छात्र आंदोलन की देन है। वो एक लंबा समय गुजार चुके हैं, 8 बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं, 15 साल से ज़्यादा वक्त वो बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर गुजार चुके हैं। केंद्र में वो कई बार मंत्री बन चुके हैं, तो उनका तजुर्बा काफ़ी गहरा है, और शायद यही वजह है कि उन्होंने सबसे पहले राहुल गांधी से मुलाकात की, यानी कि वो कांग्रेस को विपक्ष में एकजुट करना चाहते हैं। और आपको ये भी बता दें कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी इस बात का एहसास है कि उसके पास पार्टी ज़रूर है, मगर वैसा नेता उनके पास नहीं है जिसे विपक्ष की सारी पार्टियां प्रधानमंत्री का कैंडिडेट मान लें। नीतीश कुमार की अगर बात करें तो नीतीश कुमार, इसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार एक बड़े नेता हैं, तजुर्बेकार नेता हैं, मगर उनकी पार्टी उस लेवल की नहीं है कि उनकी पार्टी को तरजीह दिया जाए। तो ऐसे में उन्होंने राहुल गांधी से मिलकर एक कदम बढ़ाया है। अब देखना है कि कांग्रेस कितना नीतीश कुमार को अपनी तरफ कर पाती है
और बात करें नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार ने ये बात तो साफ कर दिया है कि वो प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई लालसा नहीं रखते हैं, मगर इतना ज़रूर है कि प्रधानमंत्री की रेस में ज़रूर नज़र आ रहे हैं नीतीश कुमार। एक तरफ नीतीश कुमार हैं, दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं और तीसरी तरफ हैं केसीआर। मगर बात करें तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और ममता बनर्जी ही ज़्यादा नज़र आते हैं जो प्रधानमंत्री रेस में आ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ऐसी शख्सियत हैं। इसमें अगर हम ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी ने भाजपा को अपने दम पर 2 बार पराजित किया है। वहीं नीतीश कुमार ने भाजपा का दामन थामकर चुनाव लड़ा है। 2015 की बात करें तो महागठबंधन यानी जदयू, राजद और कांग्रेस ने एक साथ चुनाव लड़ा था। उसमें भाजपा को काफ़ी फजीहत उठानी पड़ी थी, मगर ये भी सच्चाई है कि देश में जो मतदाता हैं वो विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव में अलग अलग स्ट्रैटेजी के साथ वोट करते हैं। तो 2024 में मोदी यानी नरेंद्र मोदी को अगर रोकना है तो विपक्ष की पार्टियों को एक होना होगा। अगर एक होती है विपक्ष की पार्टियां तो शायद नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल ज़रूर होगी, मगर अगर विपक्ष की पार्टियां फूट कर चुनाव लड़ती हैं तो नरेंद्र मोदी का रास्ता और ज़्यादा साफ होगा। क्योंकि 1990 को अगर आप याद करिए तो 1990 में जनता दल की सरकार बनी थी, कांग्रेस कमज़ोर हुआ था, मंडल और कमंडल की राजनीति चली थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने और विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद, क्योंकि वो ऐसा दौर था जब विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद अगर 10 साल आप एक दशक को याद करें तो 6 प्रधानमंत्री देखे थे 10 साल के अंदर भारत ने। ऐसे में वो वक्त वो भी था जब लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु ये सारे लोग प्रधानमंत्री बनने की रेस में थे। मगर वो दौर जब एचडी देवगौड़ा, आई.के. गुजराल प्रधानमंत्री बने, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने, तो ऐसे हालात थे। और अभी मौजूदा हालात ये है कि अगर विपक्ष की पार्टी एक होती है तो ये मुहिम भाजपा के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना मुश्किल कर सकता है, मगर ये तभी संभव है जब विपक्ष एकजुट हो। अब देखना है कि नीतीश कुमार इस मुहिम में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़े हैं, वो काफ़ी ज़्यादा भाजपा के खिलाफ एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना है कि समय क्या करवट लेता है और आने वाले दिनों में कौन प्रधानमंत्री बनता है। बहरहाल 2022 और 2024 में 2 साल का फर्क है। इस 2 साल में देश की राजनीति किस करवट बैठती है ये समय तय करेगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ ही साथ चैनल पर फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।